नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता की इलाज के दौरान हुई मौत। दीपावली में मुजफ्फरपुर वासियों को मिल सकता है पताही हवाई अड्डा का सौगात। सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने किया दावा। और ना श्रद्धालु ना कोई भक्त, स्वयं बागमती नदी करती है बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में खुद को आग लगाने वाले 75 वर्षीय बिंदालाल गुप्ता ने इलाज के दौरान बुधवार को दम तोड़ दिया। वो अपनी जमीन का दाखिल खारिज नहीं होने से परेशान थे। पिछले 10 सालों से वो सरकारी ऑफिस और कर्मचारियों के चक्कर लगा रहे थे। वो अपना आशियाना बनाना चाहते थे जिसमें पड़ोसी अड़चन डाल रहे थे और सरकारी अधिकारी उनसे मुंह फेर रहे थे। बिंदालाल गुप्ता के छोटे बेटे ने बताया कि अगर समय रहते हमें अपनी ज़मीन मिल जाती तो आज पिता जिंदा रहते। ज़मीन और पैसे नहीं चाहिए, जो दोषी है उन पर एक्शन होना चाहिए। बिंदालाल गुप्ता कांटी कस्बा में अपने परिवार के साथ रहते थे। 2014 में उन्हें 3 डिसमिल ज़मीन भू हथबंदी से मिली थी जिस पर वह घर बनाना चाहते थे, लेकिन पड़ोसी अड़चन पैदा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि साल 2020 में उस पर घर बनाने का प्रयास किया तो पड़ोसी ने झोपड़ी गिरा दी। आला अधिकारियों तक से गुहार के बाद भी बिंदालाल को जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था। कई बार कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते वह परेशान हो गए। इसके बाद 5 जुलाई शुक्रवार की दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचे और शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। बुधवार की देर रात SKMCH में उनकी मौत हो गई। सुन रहा था कोर्ट का झोला लेके घूमिएगा बाबा कुछ नहीं होगा, झोला लेके घूमिएगा बाबा कुछ नहीं होगा। पुलिस थाना के भी पैसा देते थे, काटी थाना का 10,000 रुपया लेता था, जाता था धुआं देखा के जमीन पे चले आता था। मिस्त्री रखवा देता था, कहता था कि हम नहीं आएंगे, आज मेरा काम है, नहीं आएंगे। हम लोग भरपाई भरते थे, जब जाते थे तारीख वो तारीख गिराता था। मेरा ससुर वही पे कांड गया। हम लोग भी जा रहे हैं जनता दरबार में, अब हम लोग भी जा रहे हैं। CO, कलेक्टर, DSP अंचल नहीं छोड़िएगा उन लोग के, सबको सजा मिलना चाहिए, सबको सजा मिलना चाहिए। मेरा ससुर चला गया, अब कौन देखेगा मर गया अब मेरा घर पर कौन देखेगा? उन्हीं पर माफ करा मेरा बच्चा है, 2 भाई थे। उनका नाम क्या है? बिंदालाल गुप्ता था मेरा ससुर का नाम। 5 साल से दौड़ रहे थे मेरा ससुर, 5 साल से कोई नहीं सुनवाई लेता था। कहता था कि बाबा झोला लेके घूमिएगा तो पर भी कुछ नहीं होगा। हाँ, केस भी किए थे, बहुत केस किए थे, कितना पैसा ऊपर उठा दिए, कुछ नहीं हुआ। काटी थाना भी नहीं सोना, कोई समाज गांव के भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। करे कि इंसाफ मिलेगा, अभी लोग घूम रहा है, इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए। मेरा ससुर चला गया, मेरा ससुर चला गया, मेरा ससुर चला गया, हमें इंसाफ चाहिए। मेरा ससुर जैसे गया वैसे हमको इंसाफ चाहिए। हम नहीं छोड़ेंगे, लगा लो, आग लगा लो, कहता था कि आग लगा लीजिएगा तब फिर भी कुछ नहीं होगा। मेरे ससुर धमकी देते थे कि हम कर लेंगे यहीं पे, कर लेंगे यहीं पे, लास्ट में करिए लिए। बिहार सरकार भू अधिनियम के थ्रू हमें 3 डिसमिल जमीन मिला था। खाता नंबर 73, खेसरा नंबर 6811। हाँ, तो वो ज़मीन मुझे मिला था, लेकिन यहाँ पे पप्पू राम उर्फ इनरदेव राम, नंदलाल राम और हो गए राहुल राम हो गए, संजय राम हो गए, इन
लोगों के द्वारा विगत कई वर्षों से अवैध कब्जा चल रहा था। कभी भैंसी लाकर बांध देते, कभी बथान बना देते, कभी पीपल का पेड़ काट देते, ये निरंतर था। बीच में इंदिरा आवास भी पास हुआ, 50,000 रुपया भी पिताजी के नाम से अब बिंदा लाल गुप्ता के नाम से आवंटित हुआ। उसी ज़मीन पर पापा ने छड़, सीमेंट, बालू, ईंटा वगैरह सब चीज़ गिरवाए, सारा चोरी करके ले गए। डायरेक्ट बोल रहे थे, बोलो कि एक तो फ्री का ज़मीन है और ऊपर तुम रहना चाह रहा है, रहना है तो 2 लाख उल्टे लाओ और नहीं तो 50,000 लो भाग जाओ। कभी चौराहे पे धमकाते थे, कभी कहीं धमकाते थे। पंचायत में बहुत जगह घूम गए, कोई सुनवाई नहीं। वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं, कोई सुनवाई नहीं। नगर अध्यक्ष हो, जो भी हो, सब जगह घूम गए। अंतिम में कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। 2022 में कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया अंचलाधिकारी को, थाना अध्यक्ष को, ये भूमि समाहरणकर्ता को, कि इनका मामला 2022 में ही क्लियर करके हटा दीजिए। पूरा तारीख वगैरह टोटल चीज़ था। लेकिन 2022 से अभी 2024 का ये जुलाई महीना चल रहा है, अभी तक निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। इन्होंने डीएम को इससे पहले भी वार्निंग दे रखा था कि अगर आप मेरे काम में एक्शन नहीं लीजिएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे या धरना करेंगे। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। सीईओ जो है अंचलाधिकारी, वो भी पैसा इनका खा गया, 20,000 रुपया वो भी खा गया। डायरेक्ट कहा कि आप डिग्री लेकर घूमते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, फ्री का ज़मीन है, आप भी फ्री में ही घूमते रहिएगा। कौन बोला ये बात? ये अंचलाधिकारी कांटी राजशेखर, इससे पहले वाले, अभी तत्कालीन का हम नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे कांटी थाना अध्यक्ष हो, चाहे डीएम हो, चाहे सीईओ हो, वो हाँ पिछला उस समय के जो थे 2022 के चौथे या छठे महीना के, जो उस समय थे उनका ही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि फ्री का ज़मीन है, फ्री में आप घूमते रहिए, बिना दक्षिणा का कोई काम नहीं होता है। अच्छा। DSLR के पास गए, सबके पास गए। अंतिम में विधि न्यायालय द्वारा 2022 में ऑर्डर पारित हुआ, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। सीईओ के पास जाइए तो मेरे पास थाना नहीं है, हम बिना थाना के वहाँ पहुँचेंगे नहीं। थाना के पास जाइए तो मेरे पास अपना थाना के लिए तो संख्या ही नहीं है, आपको 50 को फोर्स कहाँ से देंगे, जबकि डीएम का आदेश पारित हो गया। 2 साल से घूमते घूमते ये थक गए, तब अंतिम में आत्मदाह का कोशिश किए डीएम परिसर के अंदर में। कितना दिनों के बाद इनकी मौत हुई? शुक्रवार के शाम को ये घटना है, आज हो गया गुरुवार, 7 दिन। अभी तक क्या कुछ प्रशासन के द्वारा? अभी प्रशासन के द्वारा कुछ भी। क्या आश्वासन मिला है कुछ इस मामले को लेकर के, जमीन आपके कब्जा को लेकर के? वो कल ही SDM साहब हॉस्पिटल में आए थे, तो उन्होंने ही कहा था कि आपका ज़मीन का हम नापी करवा रहे हैं, पूरा काम हम करवा रहे हैं। तो मेरी माता जी भी ने कल ही बोल दिया था कि ना आपका ज़मीन चाहिए ना कुछ चाहिए, आपका अपना डिग्री लेके अपने पास रखिए, हमें ज़मीन नहीं चाहिए। तो कल ही आश्वासन दिए थे कि ठीक है, उसके बदले आपको जो भी ज़मीन कांटी में आप चाहिए हम आपको दे रहे हैं। उसके अलावा उसके एवज में? हाँ, उस ज़मीन के एवज में मेरी माता जी के साथ में बात हुआ था कि वो ज़मीन ठीक है, आपको नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बदले में आपको कांटी नगर पंचायत में हम दूसरा ज़मीन आपको आवंटित करवा रहे हैं। ये केस भी दर्ज हुआ है इसमें? हाँ, केस दर्ज हुआ है। कितने लोगों पर हुआ है? ये 5 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी वगैरह हुई है इसमें? नहीं हुई है। नहीं, कल तो गवाही ही हुई है। अच्छा। हम लोग जो केस किए हैं उसका तो कल गवाही ही संपूर्ण हुआ है। अब आज से देखिए क्या होता है। देखिए, जो पीड़िता परेशान होकर के ज़मीन के परेशानी के कारण अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास किया था, डीएम ऑफिस के सामने आज उनकी मृत्यु हो गई। अब ग्रामीणों ने पूरा जाम किया कि भाई उसको गिरफ्तारी और मुआवजा मिले उस परिवार को, ताकि वो गरीब परिवार अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए अब सारा प्रशासन के लोग आए थे। आने के बाद जो है कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो बेहतर ज़मीन होगा हम लोग चयन करके आज ही, और 5 डिसमिल ज़मीन उसको रोड साइड में एक अच्छा सा ज़मीन उस परिवार को दिया जाएगा। ये लिखित आश्वस्त और रिटर्न है। वीडियो साहब ने सीईओ साहब से बात करके, डीएम साहब से बात करके, उन्होंने रिटर्न में एक वो दिया है कि आज हम ज़मीन का नापी करवा करके और 5 डिसमिल ज़मीन उस परिवार को दूसरा ज़मीन या देंगे। फिर वही ज़मीन? दूसरा ज़मीन अच्छा। दूसरा ज़मीन, अच्छा सा ज़मीन।
विवादित जमीन का क्या मामला है? विवादित जमीन का मामला है। अब उसके नाम पर पर्ची कटा था। लोग के वहाँ जो स्थानीय हैं, कुछ लोग उनके द्वारा कब्जा नहीं दिया जा रहा था और वो लगातार प्रशासन के यहाँ जा रहा था। कुछ लोग पंचायती के द्वारा भी, समाज के पंचायती के द्वारा भी उसको हल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो उसका निराकरण नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो परेशान रहा। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि प्रशासनिक लोग इनको समय पर सहयोग नहीं किए। ये थाना भी गए हैं, अंचल भी गए हैं, एसडीओ के यहाँ भी गए हैं, डीएम के यहाँ भी गए हैं। उस दिन भी एसडीओ के यहाँ गए थे, डेट था, बावजूद कोई सुनवाई नहीं करके फिर एक डेट दे दिया गया, और जिसके वजह से वो ऑफिस से निकला और अपने आप को अदा करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मानवता के खिलाफ है और इसमें सबसे ज़्यादा दोषी प्रशासन के लोग हैं। अगर उनको सही समय पर उसके साथ अगर न्यायप्रिय व्यवहार किए रहते तो आज ये स्थिति नहीं आती, उनको जमीन मिलता और ये गरीब परिवार आज जिंदा होता, अंधा नहीं करता। न्याय मिलेगा परिवार को? देखिए, न्याय मिलेगा और नहीं मिलेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से लेकर के जितना भी होना होगा पूरे समाज के साथ इसको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और न्याय दिलवाएंगे, ये तय है। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे से विमान सेवा शुरू किए जाने की सौगात दीपावली से पहले मिल सकती है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पताही में सभा की थी। उन्होंने यहां से विमान सेवा शुरू किए जाने की बात की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इसके शुरू नहीं होने से इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया था, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी की पहल पर एक बार फिर से इसके शुरू होने की आस जगी है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि अब पताही हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 478 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की पहल की है। इससे पताही हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की संभावना फिर से शुरू हो गई है। पताही हवाई अड्डे के लिए 478 एकड़ जमीन को लेकर जिला भू अर्जन पदाधिकारी से प्राक्कलन तैयार करने को कहा गया है और अब इसको लेकर सिविल विमान निदेशालय हवाई अड्डा के तत्कालीन निदेशक के आग्रह पर यह प्राक्कलन तैयार हो रहा है। इसमें भी रनवे को विस्तार करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसको 2 चरणों में अतिरिक्त 478 एकड़ जमीन का प्राक्कलन तैयार करने का काम होना है। हम यहाँ से जीतने के बाद जब गए थे और जब मंत्रालय का गठन हुआ तो हम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में जा कर के एक आवेदन हमने दिया था अपने लेटर हेड पर कि हमारे पताही का जो मामला है एयरपोर्ट का, उसको थोड़ा सा देखा जाए, कंसिडर किया जाए और उसको जितना जल्दी हो सके बनाया जाए। और आपके माध्यम से हमको ये पता चल रहा है कि ज़मीन अधिग्रहण के लिए हमारे डीएम साहब के यहाँ वहाँ से आया है मिनिस्ट्री से, और निश्चित तौर पर ये एक सकारात्मक पहल है, सकारात्मक प्रयास है कि पताही में एयरपोर्ट बने। क्योंकि ज़मीन शॉर्ट कर रहा था, जो रनवे का जो लेंथ होना चाहिए वो थोड़ा शॉर्ट हो रहा था, तो उसमें ज़मीन अधिग्रहण ही एक उपाय है, जिसके बाद हम उस जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पताही में एयरपोर्ट बनेगा। जी 478 एकड़ ज़मीन की रिक्वायरमेंट है, तो उस पर हम लोग देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, कैसे ज़मीन मिलता है, तो उस स्थल पर भी जा कर के हम लोग निरीक्षण करेंगे। अधिग्रहण का कार्य कब से शुरू होने की उम्मीद है? देखिए, वो तो प्रशासनिक लेवल की बात है। हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि जितना जल्दी हो, जो भी हो प्रक्रिया हो चुकी, हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग रिजल्ट दें। भगवान भोलेनाथ के प्रिय मास सावन में बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर का जलाभिषेक स्वयं बागमती नदी करती है। सैकड़ों वर्षों से सावन में पानी काफ़ी आती है, जो पूरे महीने मंदिर के गर्भगृह तक जाती है, जबकि नदी के पानी से मंदिर के भवन को कोई क्षति नहीं होती है। इसे ग्रामीण भगवान भोलेनाथ का चमत्कार मानते हैं। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के धनौर गांव के बागमती तट पर बाबा धनेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, जहां सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं होती है। इस मंदिर की सबसे अलग बात यह है कि यह बागमती नदी के किनारे में होने के कारण इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने पर 6 महीनों तक पानी में डूबा रहता है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक साल में 6 महीना 24 घंटे जलाभिषेक होते रहता है और यह जलाभिषेक कोई शिव भक्त नहीं बल्कि
उफनाती हुई दो नदियां करती है। वर्षों से सावन माह की शुरुआत से ही इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक निरंतर होता चला आया है। सावन में बागमती नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ोतरी के बाद लोगों के दर्शन में पूरी तरह से रोक लग गई है। मंदिर तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह मंदिर अपने आप में एक कौतूहल का विषय है। बताया जा रहा है कि जनवरी माह से सावन के पहले तक मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बिहार के अलावा नेपाल से लोग यहां पूजा अर्चना करने आते हैं। भक्त मानते हैं कि यहां सच्चे दिल से मांगी गई मुराद सदैव पूरी होती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर में कोई भक्त भगवान के इस अद्भुत रूप के दर्शन कर लेता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ग्रामीण बताते हैं कि रामायण काल से यह मंदिर बागमती नदी की बीच धारा के बीच अवस्थित है। यह इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है। सैकड़ों घर तहस नहस हो जाते हैं, कई पुल ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन प्रलयकारी बाढ़ की कभी इस मंदिर का बालबाका नहीं कर पाया। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर आ चुके हैं। ये महाराजा जनक के समय से मंदिर विख्यात है। ये बागमती लक्ष्मणा संगम तट पर स्थित चामुंडा स्थान कटरागढ़ से पश्चिम है। ये बाबा का प्रसिद्ध विख्यात 11वां ज्योतिर्लिंग है और यहाँ गंगा दशहरा से लेकर के दिवाली तक बाबा जल समाधि में रहते हैं और यहाँ लोग बाढ़ के समय में भी आते हैं और अपना साधना करके मनोवांछित फल पाते हैं। ये एकांतवास है बाबा का, साधना का जगह, शोर हल्ला का जगह ये नहीं है। जल समाधि में ले लेते हैं और यहाँ जो आते हैं भक्त नैया से पार कर देते हैं। जो यहाँ आते हैं उनको इच्छा बाबा पूर्ति करते हैं और गंगा अभी खुद जल शयन में बाबा को लेते हैं। संगम भी है पिछाड़ी और बाबा निश्चित मनोकामना पूरा करते हैं। कब से इसकी सेवा करते आ रहे हैं? हम तो बहुत जब से अखिल हुआ तब से सेवा करते हैं और मंदिर तो बहुत पहले से भी है। तो अंकुरित है। हाँ, खुद अंकुरित महादेव है। इनको चाहे बुजुर्ग आदमी सब कोड़ के भी ले जाए मगर वो बाबा जाने के लिए तो नहीं तैयार हुए तो फिर मंदिर बनाए। तो बाढ़ आ जाती है लेकिन पुल ध्वस्त हो जाता है, इनका बाल बाका ना, इनका बाल बाका नहीं होता है। बाबा का खुद महिमा अकबर पार है। मुजफ्फरपुर जिला में कटरा प्रखंड में दांत में है, जैसे कि बागमती नदी के तट पर। यहाँ जैसे कि भोला बाबा 3 महीना 4 महीना ही पानी में रहते हैं। इसके बाद जैसे कि फिर यहाँ जो है पुजारी हैं वो अपना आते जाते हैं लोग, तो इनको नाव से जैसे कि पार कर देते हैं। इसके बाद जैसे कि फिर उस महीना अपना चचरी उचरी बनता है तो लोग आते जाते हैं। यही है। क्या मानता है इस मंदिर का? बहुत बड़ा मानता है यहाँ जैसे कि मंदिर का। चारों बगल से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं यहाँ जैसे कि। उसके बाद मनोकामना पूरा होता है लोग को। कहाँ के लोग आते हैं? मुजफ्फरपुर जिला के तो आगे करते हैं, अब साथ में सीतामढ़ी, नेपाल, जहाँ लोग अभी इनका उतना प्रचार प्रसार नहीं है, इसलिए जैसे कि तैयो जैसे कि बहुत लोग आते हैं, जैसे कि चारों बगल के लोग आते हैं जो जानते हैं। अच्छा, मंदिर कैसे निर्माण हुआ? मंदिर हम लोगों के अखिल से पहले के बाबा दादा, बहुत पुराना मंदिर है। जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर का 2 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनाव न कराने पर सवाल खड़ा करते हुए अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल ने बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना के चेयरमैन को इसकी लिखित रूप से शिकायत की है। गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान जिला बार एसोसिएशन के ऑडिटर संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन का कार्यकाल 15 अप्रैल 2024 को ही समाप्त हो गया। 3 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक चुनाव कराने की कोई पहल नहीं की गई और न ही अभी तक वर्तमान कार्यकाल का
आय व्यय का ब्यौरा आम सभा के माध्यम से अधिवक्ताओं के समक्ष रखा गया। इससे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हम लोगों की मांग है कि अविलंब मौजूदा कार्यकाल को बर्खास्त कर नए सिरे से चुनाव कराया जाए। वहीं पूर्व संयुक्त सचिव सुशील कुमार ने बताया कि महासचिव के कार्यकाल में कभी भी उचित समय पर चुनाव संपन्न नहीं कराया गया और न ही एसोसिएशन के सदस्यों का ख्याल रखा जाता है। पूरा बार एसोसिएशन गंदगी के अंबार से भरा पड़ा है, लेकिन इसकी साफ सफाई भी नहीं कराई जाती है। हम लोगों की मांग है कि आय व्यय का ब्यौरा जल्द ही सार्वजनिक किया जाए और नए सिरे से चुनाव अविलंब संपन्न कराया जाए। अधिवक्ता सह निगरानी समिति सदस्य DBA मुजफ्फरपुर। मैं पिछले चुनाव में चुनाव जीत करके आया और महासचिव महोदय से मैंने बार बार ये आग्रह किया लिखित रूप से कि मुझे हाजिरी सिस्टम का पूरा चार्ज समझा दिया जाए और मेरे देखरेख में ये काम हो, लेकिन उन्होंने नाम मात्र का मुझे कोऑर्डिनेटर बना दिया मुझे खुश करने के लिए। और मैंने लाख प्रयास किया, लेकिन मुझे कोई कितनी हाजिरी छपती है, कितनी हाजिरी बिकती है, कितना बेल बाउंड छपता है, कितना बिकता है, उससे आने वाले पैसों का किस तरह बंटवारा होता है, किसी भी बात की जानकारी हम लोगों को नहीं होती है। ऑफिस के द्वारा कहा जाता है तो ऑफिस कहता है कि महासचिव महोदय वहाँ रुके हुए हैं, उनसे पूछ के आइए। हम लोग कहाँ जाए। वैसे टेन्योर भी मेरा पूरा ही हो गया है, लेकिन अब जबरन टेन्योर को चलाया जा रहा है, इसलिए मैं इस पर सत्याग कर दे रही हूँ। इसके पीछे क्या कारण लग रहा है जो आपको जानकारी नहीं दिया जा रहा था? इसके कारण तो अब तो सर्वविदित कारण है, क्योंकि हम लोग उस बात को इंक्वायरी करते जो कहाँ पैसा खर्च हुआ है, कहाँ गया, गोल मोटो रखा जा रहा है, गोल छुपाया जा रहा है, उसमें कुछ अनियमितता हो सकती है। रक्सौल रेलवे स्टेशन पर सवारी गाड़ी के शौचालय में मिली लाश मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद रक्सौल रेल पुलिस ने पीड़ित परिवार को FIR की कॉपी उपलब्ध करा दी है। मालूम हो कि पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा थाना अंतर्गत चकबारा बकरी निवासी पूनम कुमारी ने मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के माध्यम से आयोग में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने SP मोतिहारी को जांच की जिम्मेदारी दी थी तथा 8 सप्ताह में मामले में कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता को की गई कार्रवाई की सूचना देने का निर्देश दिया था। वहीं मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने बताया कि इस पूरे मामले को रक्सौल रेल पुलिस दबाने का प्रयास कर रही है। इस मामले में अविलंब प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच होनी चाहिए थी, लेकिन रक्सौल रेल पुलिस के द्वारा 5 माह पश्चात प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद भी FIR की कॉपी पीड़ित परिवार को उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। उन्होंने कहा कि 5 माह बाद FIR दर्ज करना एवं इसके बाद भी उसकी कॉपी पीड़ित परिवार को नहीं दिया जाना संदेह उत्पन्न करता है। उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। रक्सौल रेल पुलिस के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जा रहा था नवंबर 2023 से ही, उस मामले में जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा इंक्वायरी का जब आदेश दिया गया और हुआ कि SP मोतिहारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे, तत्पश्चात आनन फानन में रक्सौल रेल पुलिस के द्वारा एक FIR की कॉपी जो पीड़ित परिवार हैं उनके परिजनों को उपलब्ध करा दिया गया। जब हमने FIR की कॉपी को जब हमने देखा तो हमने पाया उसमें कि नवंबर की घटना है और पुलिस अप्रैल में ही प्राथमिकी दर्ज करके रखे हुए था, लेकिन वह परिजनों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं था कि उसने प्राथमिकी दर्ज किया है कि नहीं किया, और पुलिस भी बता नहीं रही थी। लेकिन जब विभिन्न समाचार पत्रों में और चैनलों पर जब यह न्यूज़ चलने लगा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जब हस्तक्षेप हुआ है, जब इंक्वायरी कमेटी जब गठित हो गई कि नहीं अब इसमें इंक्वायरी होना है, आदेश जब दे दिया गया, तब मालूम चला कि नहीं तो अप्रैल में लोग प्राथमिकी दर्ज करके रखे हुए था और भी लोगों ने दिया है। तो ये भी बहुत बड़ा लैचेज इसमें है कि नवंबर में 25 नवंबर 2023 को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से कोई व्यक्ति चलता है अपने घर के लिए और उसका डेड बॉडी बरामद होता है 26 नवंबर को रक्सौल से, और प्राथमिकी जबकि इमीडिएट होनी चाहिए थी, प्राथमिकी के लिए आवेदन परिजन के द्वारा उसी वक्त दिया गया था, लेकिन उसको प्राथमिकी में काफ़ी विलम्ब किया गया। और जब ह्यूमन राइट कमीशन में जब मामला पहुंचा था तब इन लोगों ने
अप्रैल माह में एक FIR 302 में रजिस्टर्ड कर दिया, लेकिन FIR की कॉपी अवल नहीं कराया जा रहा था। लेकिन जब जांच कमेटी जब महीने बाद FIR करना क्या दर्शाता है? यह पुलिस की नेग्लिजेंसी दर्शाती है। पुलिस की नेग्लिजेंसी दर्शाती है कि पुलिस उसमें सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। लेकिन जब जांच कमेटी जब इसमें हुआ है कि नहीं अब इसमें मामले की पूरी तहकीकात होगी, जांच होगी, तो जब आदेश जब हो गया आयोग का तभी लोग FIR का कॉपी भी अवल कर दिए। लेकिन अब है कि अब हम लोग इसमें देख रहे हैं पुलिस की स्थिति को, पुलिस अच्छे से नहीं कार्य करती है, तो फिर हम लोगों मानवाधिकार आयोग इसमें देख ही रही है। उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के समक्ष में भी हम लोग रिट इसमें फाइल करेंगे। मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता की SKMCH में मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रतिनिधि मंडल मृत बिंदालाल गुप्ता के परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें सांत्वना दी। मौके पर पूर्व मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। राज्य में अफसरशाही चरम सीमा पर है। गरीब गुरबों की कोई सुनने देखने वाला नहीं है। एक व्यक्ति न्याय की आस में दर दर भटकने के बाद इतनी बुरी तरह टूट जाता है कि उसे आत्मदाह करना पड़ता है। आखिर इसमें दोषी कौन है? बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। मृतक चूंकि गरीब था, उसे अविलंब 5 डिसमिल जमीन और 25 लाख रुपया मुआवजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। वहीं राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि हम इस मामले को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है हम लोग इसके लिए खड़ा रहेंगे। जी आज पीड़ित परिवार से मिले हैं। हम लोग पूरा राजद परिवार की तरफ से हम लोग आकर पीड़ित परिवार से हम लोग मिले हैं और घटना बहुत दुखदाई है। कलेक्टर के सामने कलेक्ट्रेट में पहले से वहाँ फोर्स भी भरा रहता है, वहाँ मजिस्ट्रेट भी रहता है कलेक्टर के आगे कि कोई घटनाएं दुर्घटनाएं न हो। लेकिन कैसे 40 से 50% ये जल गए और वहाँ के पदाधिकारी देखते रह गए, ये जांच का विषय है। ठीक बोले हैं यहाँ के स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री की जांच होना चाहिए और न्यायिक जांच हो और जांच करके उस दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से लेकर प्रदेश तक, चूँकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस घटना को संज्ञान लेने का काम उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि जाकर आप लोग देखिए और वहाँ से भी इस पर कार्रवाई होने की बात होगी। अगर पदाधिकारी सही दोषी लोगों को अगर इसमें सज़ा नहीं देते हैं और जहाँ घटना घटी है वो घटना स्थल कौन है और तंग आकर, मतलब आपके पदाधिकारी से तंग आकर ये आदमी अपना दाह मैंने वहाँ पर कर लिया, आग लगा लिया पेट्रोल छीट के। पेट्रोल छीट रहा था उस समय आपके पदाधिकारी मजिस्ट्रेट वहाँ कहाँ थे? जब वो आग लगा रहा था वहाँ जो एक स्टैटिक फोर्स वहाँ रहता है वो कहाँ था? आज 40 से 50% जल गया और कोई प्रशासन ताकने का नाम नहीं ले रहा है। सीधे आ रहा है, घूम रहा है, किसी तरह से बोलूँ दाह संस्कार हो जाए, दाह संस्कार में फोर्स बल भर दो कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे और कर दे। तो ये दमनात्मक कार्रवाई वाली ये सरकार है। इस सरकार में गरीबों का भला होने वाला नहीं है। 5 डिसमिल जमीन के लिए कब से लड़ रहे हैं? जब से इनकी सरकार है तब से ये लड़ रहे हैं। 11 से ये लड़ रहे हैं यहाँ और 11 से और इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है और आज अपना गीत लीला अपना समाप्त कर लिए, जल के मर गए। आज उनके परिवार में उनके 2 बच्चे हैं, दोनों शादीशुदा है, रहने का जगह नहीं है, किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। पार्टी के द्वारा हम लोगों ने तय किया है कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे इनके परिवार को और 25 लाख रुपया मुआवजा दे। तब तक नहीं मिलेगा ये सब जब तक इन लोगों के माने अरेस्टिंग नहीं होगा, जांच नहीं होगा। हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी और होना चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कोई पीड़िता इतना दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए 1 दशक से परेशान है। अधिकारी लोग जो है से उनको और प्रताड़ित करने का काम किया, उनसे रिश्वत लेने का काम किया। उसके बाद आपके दिए हुए पर्चे 3 डिसमिल को आपने जो है सो उस 3 डिसमिल को कब्जा नहीं करा पाए। ये कौन सा शासन और प्रशासन चल रहा है? और जिलाधिकारी से मिलता है पीड़ित और मिलने के बाद आत्मदाह उनके दरवाजे पर करता है। ये तो बड़ी है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी पदाधिकारी है तमाम पदाधिकारी को चिन्हित करके कार्रवाई होना चाहिए। और मृतक चूंकि भूमिहीन था, गरीब था,
उनको तत्काल जो है सो 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराई जाए और 25 लाख रुपया सरकार को मुआवजा देना चाहिए। चूंकि यह सरकार के पदाधिकारियों का गलती का नतीजा है। जो गरीब परिवार उलट बिखर गया है, उसके गार्जियन जो उसके जो कमाने वाले थे वही जब नहीं रहेंगे तो उनके पीछे आश्रित है, उनका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहेंगे कि जो आश्रित थे, मुख्य परिवार के अर्जन करता थे, वो नहीं रहे, उनको 25 लाख रुपये के मुआवजा हो और उनको 5 डिसमिल उनके आश्रित को जमीन मुहैया कराया जाए और दोषी को चिन्हित करके उस स्तरीय जांच करके दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाए। न्याय के लिए वरीय पदाधिकारी से भी बात करेंगे। निश्चित तौर पर हम लगातार संपर्क में हैं। हम यहाँ थे नहीं, लेकिन घटना की जानकारी हम लेते रहे हैं। जैसे ही हम आए हैं हमको जानकारी, हम तो उनका मेडिकल जाने ही वाले थे। कल ही बात हुई थी कुछ साथी से, लेकिन क्या दुर्भाग्य हुआ, ईश्वर को मंजूर नहीं था, वह दम तोड़ दिए, हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इनके साथे कहीं न कहीं प्रशासनिक उपेक्षा हुई है, अधिकारियों का रवैया गलत हुआ है, जिसके कारण एक परिवार बिलक गया। आप भी विधायक है, लगातार देखा जाता है ब्लॉक स्तर पे सीओ और कर्मचारी की जो मनमानी होती है, कहीं न कहीं सुना नहीं जाता है आम लोग से। पूरे बिहार का यही हाल है और जनप्रतिनिधि कोई बात बोलने पर जनप्रतिनिधि पर ही आरोप लगा दिया जाता है। पूरे बिहार का अंचल का बुरा स्थिति है। बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है और शासन प्रशासन एकदम ठप है। लोग जो है तय करते हैं, अधिकारी लोग सरकार को चला रहे हैं। कुछ अधिकारी है जो अपने चहेते अधिकारी की पोस्टिंग करते हैं। कानून बना दिया गया है कि 3 साल के बाद ही किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, लेकिन यह तो अधिकारी समझते हैं 3 साल के लिए वो मस्त हो जाते हैं। किसी भी गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता। आवेदन मिलने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आवेदन का छोड़ दीजिए, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के तरफ से आदेश निर्गत है और 22 में ही, क्या 26/4/22 को, अप्रैल 22 में ही आदेश निर्गत है। सीओ को निर्देशित किया गया था कि आप जो है पुलिस बल के साथ पीड़ित जो है, जो पर्चाधारी है, उनको कब्जा दिलाई जाए। उसके बावजूद भी तत्कालीन जो कोई भी पदाधिकारी थे, उनके द्वारा न्याय अगर मिल जाती तो आज ये आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होते। कांटी में फिर कभी दूसरे परिवार के साथ ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए क्या करें? कांटी ही नहीं, पूरे राज्य देश में इस तरह का मार्मिक घटना ही नहीं हो कि कोई गरीब अपना दिए गए पर्चा 3 डिसमिल पर्चा के कारण जो है वो दर की ठोकरें खाता रहा और 10 वर्षों के बाद भी न्याय नहीं मिला। हम तो चाहेंगे कि ऐसा इस देश में नहीं, दुनिया में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।